हमने आपको 2 रोज़ कबल एक फ़ाइनल खबर दी कि जनाब जो लोग फारिग होने वाले हैं उनमें एक मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं और एक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर है। शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा तो आज आ गया, तो अदालतें खुदा का खौफ करें, सहाफ़ी खुदा का खौफ करें, अपोजिशन खुदा का खौफ करें। खान साहब तुम भी खुदा का खौफ कोई कर लो जनाब। जितने आपको लाडला रखा गया, जितना इस मीडिया ने आपके साथ लाड किया, इतना तो किसी के साथ नहीं किया। आप इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में विदाउट सिक्योरिटी नहीं जा सकते। आप जाके एक दफ़ा देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन तमाम अफवाहों को अफवाहों के बजाय हकीकत साबित कर दिया है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, मसलन उनके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, ये अफवाह, हुकूमत के जाने की अफवाह, एहतसाब का सिस्टम फारिग होने की अफवाह, नवाज शरीफ के हाथ में गेम है, ये अफवाह, और ये इस किस्म की बातें कि जी इस्टेब्लिशमेंट से इनके फासले बहुत ज़्यादा हो गए, ये अफवाह। तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल एक बज़ाहिर अवाम के साथ टेलीफोन पर ऑनलाइन बात की, उसमें जितनी उन्होंने गुफ्तगू की वो मुकम्मल तौर पर एक शिकस्त ख़ौरदा शख्स की गुफ्तगू थी। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जनाब जितनी बातें इस हवाले से की जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जो लोग ये कहते थे कि इन बातों में हकीकत नहीं है, लोग राई को पहाड़ बना रहे हैं, लेकिन नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने साबित किया लोग राई को पहाड़ नहीं बना रहे, बल्कि पहाड़ को राई बनाकर पेश किया जा रहा है। यानी कि असल मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जबकि बज़ाहिर उसको छोटा करके दिखाया जा रहा है। और फिर हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जनाब इस हुकूमत के मुशीर एहतसाब, जो कि एहतसाब के पोस्टर बॉय थे शहजाद अकबर, वो फारिग होने वाले हैं और वो फिर फारिग हो गए। आज वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि कि ये कहें कि इस्तीफ़ा ले लिया। इन दोनों चीज़ों के पीछे क्या महरक़ात थे? वज़ीर-ए-आज़म की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू नमा जो उन्होंने एक कौम से ज़बरदस्ती को 2-2.5 घंटे का खिताब फरमाया, वो उसके पीछे क्या महरक़ात थे, और शहजाद अकबर साहब के इस्तीफ़े के पीछे क्या महरक़ात हैं, इन पर हम आपसे बात करेंगे। और फिर ये कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो धमकियां देने का सिलसिला शुरू किया है, क्या वो वाकई ख़तरनाक हो सकते हैं? क्या वो वाकई उन धमकियों पर अमल दरामद करने की पोजीशन में हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। शहजाद अकबर साहब की फरागत की खबरें इसी चैनल पर आपने 2-3 दफ़ा सुनी। 2-3 दफ़ा कुछ यूँ सुनी कि पहले हमने एक खबर दी थी सदीक साजिद साहब ने कि जी इनको फारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया, और फिर उसके साथ ही उसके कुछ वक्फे से हमने आपको ये भी आगाह किया कि शहजाद अकबर साहब ने कोई मिन्नत तरला करके अपने लिए कुछ मोहलत हासिल कर ली है। और फिर हमने आपको 2 रोज़ कबल एक फ़ाइनल खबर दी कि जनाब जो लोग फारिग होने वाले हैं उनमें एक मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं और एक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर है। शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा तो आज आ गया, हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई। अब देखते हैं कि चौधरी सरवर साहब की जो है वो नंबर तो लगा हुआ उनका, कब उनकी बारी आती है, कब उनका वक्त बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे मामला ये कि शहजाद अकबर से ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। ज़ाहिर है ये कहना है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, और जो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनके ज़रिए से उनको कहा गया कि जी आप अपना इस्तीफ़ा भिजवा दीजिए। तो उन्होंने वो इस्तीफ़ा भिजवा दिया और ट्वीट वगैरह भी साथ कर दिया। जबकि उससे कबल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो काबीना के आखिरी जो इजलास हुए थे उनमें वो शहजाद अकबर साहब पे काफ़ी बरहम दिखाई दिए थे, जिससे ये नज़र आ रहा था कि शहजाद अकबर साहब के बस दिन लाद गए। शहजाद अकबर साहब नाज़रीन वो शख्सियत है जिनको PTI की हुकूमत आने से पहले अवामी सतह पर कोई नहीं जानता था। उनका अपना एक हल्का बाब ज़रूर होगा, लेकिन उससे पहले उनका कोई ऐसा मामला नहीं था। और फिर वो आए तो पता ये चला कि ये जो जितने हमारे सियासत में अल्फाज इंट्रोड्यूस हुआ ना, फलाना फलूदे वाला और फलाना चीनी वाला और फलाना रेडी वाला और फलाना छाबे वाला, ये सारी जो इस्तिलाहात हैं ये शहजाद अकबर साहब ने ईजाद की। शहजाद अकबर साहब ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को जितना चूना लगाया उसकी तो शायद ही को नज़ीर मिलती होगी। एहतसाब के नाम पर जिन्होंने बैरूनी फर्मों को पेमेंट्स की, वकला को पेमेंट्स की, वो लाजिम बात है अपने पास से तो नहीं करते थे, सरकारी ख़जाने से करते थे। फिर वो ब्रॉड शीट वाला केस हुआ, उनको वहाँ पे जुर्माने भरे, वो सारा कुछ कौमी खजाने से हुआ। तो जहाँ पे भी ये गए, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें थी, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर की अदालतें थी, शहजाद अकबर साहब का बयानिया बिल्कुल ज़ीरो साबित हुआ। सिवाय इसके वो कुछ नहीं कर सके कि वो कागज़ पता नहीं अपन के ऊपर इनके वो घर के राशन का हिसाब लिखा होता है, ये ऐसे ऐसे लगा वो कह देते थे कि जनाब ये शहबाज शरीफ इधर चला गया तो नवाज शरीफ उधर चला गया तो आसिफ जरदारी को यूँ हो गया, तो अब ये गए जी फंस गए। हर कुछ दिन के बाद जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो ये थी कि बस अब तो कुछ भी नहीं बचना, अब तो ये सारे मारे गए, बस अब ऊपर खुदा नीचे मिर्ज़ा शहजाद अकबर है। तो ये सिचुएशन इनकी ऐसी थी। और बजा तौर पर ये उस वक्त इस हुकूमत के अंदर ये कहा जाता था कि जी ये जो इस हुकूमत का दौर है इसको शहजाद अकबर का दौर कहा जाएगा। इस कदर ताकतवर इतना बाइख्तियार शख्स इस हुकूमत में और कोई नहीं था, इसकी नज़ीर कोई नहीं मिलती।
अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये वो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, टका की रिकवरी नहीं हुई। और फिर जो है ये मुशीर बराए दाखिला अमूर भी थे, और अमलन जो है जो FIA वगैरह वजारत दाखिला के जो इदारे थे वो इनको जवाब देते थे। वजीर दाखिला जो था वो पहले ब्रिगेडियर जाज शाह साहब थे या अब शेख रशीद साहब थे, तो वो कंट्रोल जो है वजारत में ज्यादा इन्हीं का था। तो अब वैसे सबसे ज्यादा खुश तो वैसे शेख रशीद साहब ही होंगे कि अब शहजाद अकबर गया तो अब शायद वो पूरी तरह से हो जाएंगे, लेकिन अपने कागज वो भी सीधे करने की कोशिश करें। रोज एक बयान दे देते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, लेकिन जो आज इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू है या कल जो उन्होंने टेलीफोन आने पर गुफ्तगू की वो तो इससे मेल नहीं खाती। और शहजाद अकबर साहब ने और तो कोई काम नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे उन्होंने कारनामे जरूर अंजाम दिए जो यकीनन यादगार रहेंगे, और उन पर अगर कोई वक्त अच्छा आया पाकिस्तान के ऊपर और कोई एहतसाब जैनुन मानूम में हुआ तो शायद ये उसमें एक मुलजम के तौर पे सामने खड़े होंगे। शहजाद अकबर साहब ने शरीफ फैमिली के हवाले से जितनी भी वहाँ पे कोशिशें की, मुबैना कोशिशें जो लंदन में जाके की कि जी हम उनके, आप कहते थे कि आज उनके फ्लैट जब्त हो जाएंगे, आज उनके खराब खिलाफ फलानी अदालत का फैसला आ जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कोई पैसा ये वहाँ से ही नहीं ला सके। अलबत्ता खुद बरतानिया ने अपने तौर पे एक तहकीकात करके मलिक रियाज साहब से जो पैसे रिकवर किए और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए, वो भी मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने जो नहीं पैसे बजाय कौमी खजाने में जमा कराने के उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद करता एक और जुर्माने में एडजस्ट करा दिए, जबकि ये पैसा भी इनकी जाती नहीं था और ये कौमी खजाने में जमा होना चाहिए था। वो जो मलिक रियाज साहब को जुर्माना था वो अलग से दूसरे केस में था। इस केस से जो बरतानिया में आज खुद बरतानिया ने रिकवर करके भेजे थे वो उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं था। ये भी कह सकते हैं कि पेशा वराना बदयांती थी और इसमें उनका रोल कोई नहीं था। फिर इस पूरे मुसलसल अरसे के दौरान शहजाद अकबर साहब जो है वो 3.5 साल या 3.25 साल वज़ीर आज़म साहब को ये बताते रहे कि जी बस नवाज शरीफ को तो मैं ऐसे पकड़ के ले आऊँगा, घसीट के ले आऊँगा, मतलब इस्तिलाहात में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन ये उस मामले में कुछ भी नहीं कर सके। पर रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से भी इनका नाम आया और वो जो कमिश्नर थे पिंडी के उनको जो रगड़ा लगा वो भी इनको रिंग रोड स्कैंडल में कहते हैं कि इन्होंने उस बात का गुस्सा निकाला। वो जो गुजर खान में मोहम्मद मियाँ सोमरो जो हैं उनके फैमिली के साथ इनकी फैमिली का जो ज़मीनों वगैरह का जो तनाज़ा था उसका गुस्सा निकालने के लिए कमिश्नर साहब को रगड़ा लगाया गया। तो बहरहाल शहजाद अकबर साहब जो है वो जा चुके हैं। शहबाज गिल साहब वो भी इन्हीं की तरह की एक हैं, वो मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म साहब के, तो वो उन्होंने पहले कहा कि नहीं जनाब कोई ऐसी बात नहीं, शहजाद अकबर साहब नहीं जा रही, शरीफ फैमिली जो नहीं ऐसी अफवाहें फैला रही है क्योंकि वो शहजाद अकबर की कारकर्दगी से बड़े तंग हैं। और फिर वही शहबाज गिल साहब आज कह रहे हैं कि नहीं वो फिर उनको पता होगा कि वो क्यों चले गए। फवाद चौधरी ने भी ये कहा वज़ीर इत्तलात ने कि जनाब बड़े मुश्किल हालात में शहजाद अकबर साहब ने काम किया और अब जो है वो उनकी जगह कोई दूसरे नाम ज़रा गौर है, जब फाइनल हो जाएगा तो बताऊँगा। तो दसना जनाब बड़ी मेहरबानी थोड़ी। अब हम आ जाते हैं वज़ीर आज़म साहब ने जो कल एक बज़ाहिर एक टेलीफोन कॉल्स पे अवाम के साथ उन्होंने बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो कि वो कहते हैं कि ये यूँ है लेकिन असल में होता नहीं है। माजी की तरह एजेट उनका जो फ़ोन कॉल्स वाला सेशन था ये भी कहा गया कि वो लाइव है, जबकि लाइव वो नहीं था। जैसे किसी कॉल आई और फिर मुड़ के रिंग बैक करके उसका ID कार्ड नंबर शंबर लेके वो फिर पूछ देखभाल के यानी कि बंदा आगे करते हैं ना, तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो जो देखभाल के बंदे आगे कि वो वाकई जेन्युइन कॉलर थे या नहीं थे। हर इस चीज़ से हम हट जाते हैं, आगे चलते हैं कि ये जो वैसे को वज़ीर आज़म साहब कौम से खिताब करेंगे ना कोई 10-15 मिनट आधा घंटा कर लेंगे, तो ये उनको अच्छा बड़ा मौका मिल गया कि घंटों आप कौम से लगे रहें। और वो जितने लोगों ने चंद एक लोगों ने जो सवाल किए वो सवाल उधर ही रह गया और उन्होंने अपनी जो तकरीर जो नहीं है वो पूरी बल्कि कई तकरीरें जो नहीं इकट्ठी उन्होंने फरमा दी। उसमें उन्होंने जनाब बहुत सारे बातें की। उनका उसका मकसद ये था कि जनाब मैं कला हाजी हैं बाकी सारे चोर ने, और वो पहले तो ये बात सिर्फ उनकी सियासत की हद तक थी ना कि मैं वाहिद हूँ जो सादिक और अमीन सियासतदान हूँ और बाकी जो सियासतदान चोर हैं। नहीं, अब उन्होंने सबको चोर कहना शुरू कर दिया। अब वो एक डेस्परेट हो गए, एक ऐसी हम कह सकते हैं ज़हनी कैफियत में पहुँच गए जिसमें वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनकर या इस मुल्क में सियासत में आकर उन्होंने कोई इस कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान किया और उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहराया कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो मुझे क्या जरूरत थी सियासत में आने की। और भाई साहब आपने इस कौम के ऊपर आके कोई एहसान नहीं किया, अलबत्ता इस वक्त आपने इस कौम को जिस पोजीशन में पहुंचा दिया है, अगर आप चले जाएंगे तो इस कौम के ऊपर बड़ा एहसान होगा। खान साहब आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जब वो वर्ल्ड कप जीतने से पहले एक दफ़ा इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई थी अपनी रिटायरमेंट के मौके पर जिसमें उन्होंने 3 दावे किए थे। और कि जी एक तो उन्होंने कहा था कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान वापस नहीं लूँगा, इन्होंने वापस लिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी मैं कभी गैर मुल्की लड़की से शादी नहीं करूँगा, और इन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं सियासत में सारी लूँगा, और फिर उन्होंने लिया।
तो यानी कि आज तक इमरान खान के ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो जितनी उन्होंने गुफ्तगू की आज तक हमेशा उसके उलट गए। तो जब ये अपने सियासत में आया और ये इलेक्शन में ये नारे नूरे मारा करते थे कि मैं एहतसाब करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जनाब पब्लिक को ये रिलीफ दे दूँगा, मैं ₹2 यूनिट बिजली दे दूंगा, तो 46 लीटर पेट्रोल दे दूंगा, तो हमें तो भाई उसी वक्त पता था कि ये जो कुछ कह रहा है बंदा ही उसको उलट ही करेगा, और वही हुआ। बहरहाल आज वो ये कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सारे लोग गलत हैं। अब जरा हम चलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन ये जो साफ़ी हैं ये बड़े खिलाफ जाके और ये इसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। नहीं, अगर एक चीज़ है महंगाई तो उसको कैसे ये आपके ख्याल में मीडिया ये कह सकता है कि जी महंगाई नहीं है। और आपने जो बात की कि जी महंगाई है लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा है, और ये दुनिया का कौन सा कानून मिनिस्टर जो आपको ये बताता है कि एक महंगाई भी हो रही है, लोग भी मर रहे हैं और लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा हो, ये कैसे ये मुमकिन है कि दुनिया के किसी फार्मूले में ऐसा नहीं हो सकता। फिर महंगाई के फैक्टर की आज बुलंद तरीन सतह पे वो जो आपने जो GDP ग्रोथ अगर PMLN के दौर में 5.8% थी और महंगाई की जो, लेकिन उस दौर में जो महंगाई थी वो 5 से 8% थी। आज आपने वैसे रातों रात ही दावा कर दिया को 5.4-5% का, वैसे ऐसी है बात कोई नहीं है। पहले तो आप माइनस में ले गए थे, फिर मेरा ख्याल है 1, 2 या 2.5% होगी, 3% होगी, लेकिन 5 वो जो आप रात को हम सोए थे पता लगा था कि हमारी GDP ग्रोथ बहुत कम है और सब वोट है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और आपके मुसाहिबीन ने हमें बताया कि नहीं जी मुल्क तो 5 या 6% पे ग्रोथ कर रहा है। लेकिन भाईजान अगर हम वो मान भी लें आपकी बात, तो इस वक्त महंगाई जो नहीं वो 21 या 22% हो चुकी है। तो फिर आज उस ज़माने में जो डॉलर की वैल्यू थी आज उससे डबल हो चुकी है, उससे डबल महंगा हो चुका है। फिर गवर्नेंस के मामला जिस कदर इस मुल्क के अंदर आपने ये दावे किए थे कि मैं दायरा जाती इस्लाहत करूंगा, उससे बिल्कुल उलट जाके उसी तरह आपने मुल्क के तमाम इदारों का, आपने सिविल सर्वेंट्स का, आपने ब्यूरोक्रेसी का, आपने सिस्टम का, आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, आपने सूबे की मैनेजमेंट सिस्टम का बिल्कुल उसके उलट जाके किया। अब मतलब एक असिस्टेंट कमिश्नर है, ये एक डिप्टी कमिश्नर है, ये एक DPO, ये एक CPO, और एक ज़िले में 6, 8 जो है वो इस मुल्क में तब्दील होते रहे। फिर कुछ दिन पहले की बात है, खबरें आ जाती है जी सारी, कौन सी किसकी सैली और उसके मियाँ जो है वो पंजाब में क्या करते फिर हैं, किसके बच्चे और किसका जो है वो मामू और चाचा जो नहीं है वो उन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। तो गवर्नेंस का मुकम्मल बेड़ा गर्क हो गया। अदारा जाती इस्लाहत तो क्या आपने बिल्कुल उसके उलट जाके किया। करप्शन, उस वक्त आप कहते थे कि जी मैं दुनिया ये कौम बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन हुक्मरान करप्ट हैं। तो आप जब आ गए तो उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि अब आप ये कहते हैं जी कौम बड़ी करप्ट है तो अवाम, मैं हुक्मरान बिल्कुल ठीक हूँ, ये कौम जो नहीं यही ठीक नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आती कि आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, पेट्रोलियम का स्कैंडल हो, LNG का स्कैंडल हो, LPG का स्कैंडल हो, और ये अद्वियात का स्कैंडल हो, मास्क का स्कैंडल हो, कोरोना के अद्वियात का स्कैंडल हो, ये तमाम स्कैंडल के तमाम बंदे आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? फिर कुछ ने वो कहते हैं ना कि वो शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो आपको आपके हाथ किसने रोके? सवाम ने आपके हाथ तो नहीं रोके थे कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें या इनको सजाएं ना दे। तो फिर करप्शन जो है वो इंटरनेशनल इंडेक्स में भी पाकिस्तान उससे ज़्यादा पीछे चला गया, यानी कि करप्शन में मजीद तरक्की कर गया। तो बहरहाल आप जो हैं वो बुनियादी तौर पर अब जब आप देखते हैं कि वो हर तरफ से नाकामी हो रही है, वो तर्जुमानों, आप शायद पाकिस्तान के क्या दुनिया के वाहिद सरबराह हुकूमत होंगे जिसने जितनी मीटिंग्स की शायद उससे नस्ब से ज़्यादा सिर्फ अपने तर्जुमानों के साथ की होंगी। तर्जुमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज अपने सरकारी खजाने के ऊपर भर्ती कर रखी है और वो आप उनके ज़रिए चल रहे हैं। और आपका ये ख्याल है कि वो सारे फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे और आप कहते हैं कि जी मैं एक ब्रांड हूँ, लोगों को बताएं, आप अपना ब्रांड नहीं बेच सकते। कि भाईजान ये कौम जो है ना ब्रांड के पीछे जाने की पोजीशन में नहीं छोड़ी आपने। वो जो एक खास तबका था ना, जो अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर का तबका, जिनका पाकिस्तान की सियासत से कुछ लेना देना नहीं था, वो समझते कि ये हमारा काम ही नहीं, ये बड़ा गलत काम है, उन लोगों को आपने अपनी बातों के पीछे लगाया, खाली खुली नारे लगा के, और उन्होंने आप पे यकीन कर लिया। ये वैसे ठीक है, उन्हीं की गलती है जिन्होंने आप पे यकीन किया, लेकिन बहरहाल आपने जो उनके साथ किया ना, उनको भी आपने किसी तरह मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो जो अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के लोग थे वो तो मतलब गिरते गिरते लोअर मिडिल क्लास के गुर्बत की सतह से नीचे आ गए ना। मतलब खाने वो आप बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल बड़े उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। भाईजान वो गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हुई है तो मोटरसाइकिलों की बढ़ी है ना, गाड़ियों वाले सारे मोटरसाइकिलों पे आ गए।
तो अब वो क्या होगा? अब सिचुएशन ये आपकी कि आप मतलब नवाज शरीफ को बारे में आप बार बार कहते हैं जो उसकी सियासत खत्म होगी, उसकी सियासत खत्म होगी। आपने ये जो लाइव कॉल है उसमें भी आपकी गुफ्तगू नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आपने कहा जनाब आप ये देख रहे ना, ये नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, ये तो पैसे का लालची है, दौड़ के भागा हुआ। भाईजान नवाज शरीफ 2 दफ़ा पाकिस्तान आया था। जब मुशर्रफ ने निकाला था तो वो फिर पाकिस्तान आया था, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उसको हथकड़ियाँ लगा के वापस भेज दिए गए थे बैरून मुल्क। फिर जब आपकी हुकूमत आने से पहले जब उनको सजा हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब को, तो वो सजा होने के बावजूद अपनी बेटी को लेकर जेल के अंदर आ गए थे। हाँ साहब पता नहीं तुसी हुकूमत जब रहेगी तो आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, और अगर आपको सजा होगी तो आप आएंगे या नहीं आएंगे। फिर आपने कहा जी पाकिस्तान के सहाफ़ी झूठ फैलाते रहे थे। पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने वाकई बड़ा झूठ फैलाया जी। मैं तो कहता हूँ कि आपके बारे में आपके इंटरनेट पर चढ़ चढ़ के सहाफ़ी तकरीरें करते रहे, और जनाब वो पता नहीं क्या क्या कुछ, में बहुत सारा नाम क्या किसी का लूँ, सब लोगों को पता है। वो मुँह छुपाते फिरते हैं। कोई का तो कोई रह गए मतलब जो अभी भी वो आप वाली अनक दुनिया, वो पता नहीं वो उराला टीका तो उन्होंने भी लाया हुआ है जिसकी वजह से अभी भी चल रहे हैं। फिर जनाब आपने कहा कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। नवाज फिर आप साथ ही कह रहे हैं आप नवाज शरीफ को कि प्लीज़ आप वापस आ जाएं। तो फिर इक़्तिदार से निकल के मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। अभी तो मैं दफ्तर में बैठा देखता रहता हूँ। भाई साहब आप कोई दफ्तर में बैठे हुए देखते रहते हैं, सारों को पता है। आप दफ्तर में कभी DGFI को बुला लेते हैं, कभी IG को बुला लेते हैं, कभी आप किसी चेयरमैन नैब को बुला लेते हैं, कभी नैब के अफसरान को बुला लेते हैं, कभी किसको बुला लेते हैं, और आप मुसलसल धमकाते हैं उनको कि फलाने ने तुम दो, फलाने ने तुम दो। अगर हम ये मान लें कि आपने ये जो धमकी लगाई अपोजिशन को लगाई, तो यार अपोजिशन को आप और क्या धमकी लगाएंगे? अपोजिशन का कौन सा काबिल जिक्र लीडर है जिसको आपने जेलों में नहीं डाला? लेकिन फैक्ट ये है कि किसी के खिलाफ साबित आप कुछ नहीं कर सके। तो इस महज फिर आपने अदालतों से शाकी कि जनाब अदालतें जो नहीं है वो आपकी तवक्कात पे अगर पूरी नहीं उतर रही तो अदालतें खुदा का खौफ करें, साफ़ी खुदा का खौफ करें, अपोजिशन खुदा का खौफ करें। खान साहब तुम भी खुदा का खौफ कोई कर लो जनाब। तो ये अब ये सारा कुछ जितने आइडियल सिचुएशन आपको मिली थी हुकूमत में, पाकिस्तान की क्या शायद दुनिया की तारीख में किसी हुक्मरान को नहीं मिली होगी। पाकिस्तान 2013 के मुकाबले में 2018 में जो कहते हैं ना सत्ता नूरन सी, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग जीरो हो चुकी थी। जब पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ था, और ज़र मुबादला के ज़खायर कितने थे, और जिस वक्त वो छोड़ के गए हैं तो वो उसके बाद ज़र मुबादला के कितने ज़खायर थे, GDP की ग्रोथ क्या थी, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। फिर जब आप आए तमाम इदारे आपके पीछे खड़े हो गए, उन्होंने जनाब आपको कामयाब बनाने की कौन सी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया, कौन सा जायज़ नाजायज़ अरबा नहीं इस्तेमाल किया, और फिर आपको लाने के लिए भी ये सारे अरबे इस्तेमाल हुए। फिर उसके बाद आपको कामयाब बनाने के लिए, यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने साल तक पहले तक तो मीडिया को आपके बारे में एक लफ्ज़ कहने की इजाज़त नहीं थी। आपके दौरे हुकूमत में तो अपोजिशन के लोगों के चलते हुए इंटरव्यूज TV में बंद हो जाते थे, या वो उसी वक्त उठा दिए जाते थे। तो इस जितने आपको लाडला रखा गया, जितना इस मीडिया ने आपके साथ लाड किया, इतना तो किसी के साथ नहीं किया। फिर आप अपने दफ्तर में बैठ के ना सिर्फ ये कि अपोजिशन के खिलाफ जो है वो हर वक्त मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल कर देते हैं, बल्कि आपने जो इंटेलिजेंस इदारे आपके अंदर है, मतलब ये एक आम तौर पे इस्लामाबाद में ये बात की जाती है मुबैना तौर पे कि जी IB को तो आपने अपनी पार्टी के MNAs और अपने वजीरों के पीछे लगाया हुआ है कि कौन किससे जाके मिल रहा है, मुझे रोजाना वो आप उनसे रिपोर्टें लेते हैं। और फिर शायद ये जितने डेस्परेट आप दिखाई दे रहे हैं वो शायद उन रिपोर्टों की ही मद्देनजर है। आपको पता है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर, आपके अपनी काबीना के अंदर अगर कल आपके साथ कोई मामला हो गया तो कोई नहीं हो गया। तो यही वजह है कि आप वो धमकियाँ दे रहे हैं। वो एक यहाँ पे हमारे पटवारी ज़बान का एक मुहावरा है कि डड दी मार ते लिस्से दी गाल, यानी कि जब आप मारने जोगे नहीं रहे, यानी कि आपने जो कुछ करना था आपने कर लिया। आपने जितने केसेस बनाने थे, मनशियात के केसेस से लेके करप्शन के केसेस से सारा कुछ बनाया, उनका कुछ नहीं आप कर सके। अब आप मतलब इसको महावतन तुम गालियाँ देने ही कहेंगे, आप गालियाँ देने बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब मैं ये मेरे पास सब कुछ था तो मुझे क्या जरूरत है कि घटिया लोगों की बातें सुनता हूँ। अब अवाम आपके खिलाफ भाई बात करते हैं तो आप इसका मतलब ये तो नहीं कि अवाम को आप मतलब उसी तरह कहना शुरू कर दें। तो फिर अपोजिशन के साथ आपके जो भी मामला थे, अब आप जो धमकियां दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? सारे लोग तो आपके साथ थे। अब सिचुएशन ये है कि आप मतलब इस अब ज़हनी कैफियत में जा चुके हैं कि आप कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं डरा धमका के दूसरों को खौफ दिला के मैं जो नहीं है वो अपने इक़्तिदार को कायम रख लूँगा, या मैं अपना टेन्योर पूरा कर लूँगा। साथ आपने ये भी कह दिया कि अगली दफ़ा भी मैं ही हूँ, यानी कि अगर मुझे ना बताया तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर मुझे वो इस किस्म की बातें अब आपने करनी शुरू कर दी। तो इसमें बंदा खान साहब आपको क्या कहे? अब जो है वो अदालतों के बारे में आप बात करें, मीडिया के बारे में बात करें, अवाम के बारे में बात करें, मुबैना तौर पर आप स्टैब्लिशमेंट को भी धमकियाँ देने पड़ रहे हैं। लेकिन खान साहब ऐसा हो नहीं सकता।
वो ज़माने गए जब वो कहते खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। उस वक्त भी जो आपके जलसे थे या जो चीज़ें थी वो भी बेचारे काबिल रहम ही होते थे। वो तो हम मीडिया वाले हमें पता हमें किस किस्म के कमाल होते थे। कैमरा खान सबने मारना, थले पब्लिक से नहीं मारना। कंटेनर के बाहर हम भी जानते हैं कि खाली कुर्सियों से भी आप खिताब किया करते थे। बंदे शंदे आप उस वक्त भी लाने जोगे नहीं थे। वो जब वो आपने लॉकडाउन का इस्लामाबाद का ऐलान किया था तो वो परवेज़ खट्टर एक सियासी आदमी था, वज़ीर आला था, वो ला कर जनाब पुलिस के डंडे खार था। वो KPK की हदूद तक तो अपनी उसकी गवर्नमेंट से ले आया, आगे आगे उसने पुलिस के डंडे खाए, आंसू कैसे खाई। और आप जो है वो बनी गाला के अंदर जो नहीं वो मीडिया उनको बुला के डैंड बैठ के निकालते रहे। एक कदम आपने अपने बनी गाला वाले घर से बाहर नहीं निकाला। तो ये जो धमकियाँ शमकियाँ जो आप जिनको दे रहे हैं उनको भी ये बात सारी पता है कि वो मनाजर याद है। आपने खुद TV पर आके कहा कि वो तो जियो का कैमरा ना होता तो मुझे पुलिस पकड़ लेती। वो जब दीवार टाप के आप निकल गए थे तो खान साहब इन तेलों में तेल कोई नहीं है। तो ये जिनको आप धमकियाँ दे रहे हैं उन सारों को पता है कि आपकी धमकियों कोई पूछे नहीं। आप इस वक्त तमाम में इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि आप राजा बाजार तो क्या, आप इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में विदाउट सिक्योरिटी नहीं जा सकते। आप जाके एक दफ़ा देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।